नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने उन पर बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या आरोप लगाया है, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। और सुनिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ यहीं तक है। इनका जो 2019 का एफिडेविट है उसमें इन्होंने बताया कि उससे पिछले साल की जो इनकी टैक्स रिटर्न थी उसमें इन्होंने अपनी सालाना आय बताई। 17 लाख रुपए सालाना आय इनकी थी 2017-18 के वर्ष में। कितनी थी? 17 लाख रुपए। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंच सकते यहां तक। मगर जो इस साल इन्होंने अपने इन एफिडेविट के अंदर बताई है उसको सुन के तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाएंगे। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पोस्टर बॉय, भारतीय जनता पार्टी, 2023-24 की अपनी सालाना आय बताते हैं 19 करोड़ 17 लाख रुपए। 5 साल में इनकी जो सालाना आय है वो 17 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 70 लाख हो गई। अब आप सोचिए कि आप क्यों अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कितना भी आपका बच्चा पढ़ जाए, आईआईटी कर जाए, आईआईएम कर जाए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी भी इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी प्रवेश वर्मा जी की ग्रोथ हो रही है। मैं प्रवेश वर्मा जी से निवेदन करूंगा वो। तो ये थी सौरभ भारद्वाज जिन्होंने आरोप लगाया है बड़ा परवेश वर्मा पर। उन्होंने बोला कि जब इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनकी सालाना आय 17 लाख रुपए थी, लेकिन अब वो नामांकन दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी आय बढ़कर हो जाती है 19 करोड़ रुपए। यानी कि ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। यश, क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों पर आप? धन्यवाद मानसी। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं आमतौर पे जब नामांकन दाखिल होता है चुनाव के लिए तो जो हर प्रत्याशी होता है वो एफिडेविट फाइल करता है और उसमें बताता है कि उसकी संपत्ति कितनी थी। पिछली बार भी परवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा था, एक एफिडेविट दाखिल की थी और उसमें उनकी जो सालाना आय थी, एनुअल इनकम थी, वो 19 लाख रुपए थी। ये पिछली बार का आंकड़ा 2019 का। लेकिन अब जब 2025 में चुनाव हो रहे हैं और इस बार फिर से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय एक एफिडेविट दाखिल किया और इस बार उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें दिया वो आंकड़ा 19 लाख से कई गुना बढ़ा हुआ था। वो आंकड़ा था 19 करोड़ 17 लाख रुपए का। यानी कहां 17 लाख सालाना आय 2019 में, यानी बमुश्किल 5 साल पहले, और अब 19 करोड़ 17 लाख। और इसको अगर देखा जाए परसेंटेज में तो 11,488% का इजाफा देखा गया 5 साल में इनकी संपत्ति में। इसी को लेकर जो है सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कोई घोटाला करके ये काम किया होगा, क्योंकि आप सीधा काम करके इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप ये तरीका बताइए कि आपने किस तरीके से पैसा कमाया है। और सौरभ भारद्वाज ये भी कह रहे हैं मानसी कि आपका बच्चा कितना भी पढ़ ले, किसी का भी कोई भी बच्चा हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ले, कितने भी उच्च शिक्षा संस्थान से पढ़कर निकल जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी नौकरी कर ले, 5 साल में इतनी संपत्ति जुटाना किसी के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा आप प्रवेश वर्मा एक काम करें, जनहित का काम कर दें। आईआईएम में पढ़ना बेकार है, आईआईटीज में पढ़ना बेकार है, और भी जो बड़े शीर्ष संस्थान है उनमें पढ़ना बेकार है। परवेश वर्मा बताएं कि पढ़ाई लिखाई गई किनारे, आप बता दें आपका क्या काम है, किस तरीके से आप ये पैसा कमाते हैं, सबका कल्याण हो जाएगा, सब इस तरह से पैसे कमाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है और दोनों जो एफिडेविट्स हैं वो चुनाव आयोग में गए होंगे चुनाव लड़ने से पहले, जो आपने एफिडेविट दाखिल किए, तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? उसको पूछना चाहिए कि इतना बड़ा अंतर आपकी कमाई में कैसे आ गया। लेकिन उनका कहना है कि ये तो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की जुबान बोलते हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं या जो बाकी तमाम नेताओं ने पिछले दिनों जिस तरीके के बयान दिए। तो ये पोस्टर बॉय हैं, इनको बड़े ही सहेज कर रखा जाता है, इनको कोई आंच नहीं आने दी जाती है। और हम लोग जब जाते हैं शिकायत करने के लिए तो खाना पूर्ति करने के लिए ये कह दिया जाता है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर का आदेश जारी कर दिया जाता है। लेकिन एफआईआर का आदेश जारी होने के बाद भी परवेश वर्मा बाहर घूम रहे हैं। सवाल ये भी उठता है मानसी कि इनके पास इतनी संपत्ति आ गई, इसका जरिया क्या है? इसका खुलासा किया जाए पहले, क्योंकि कोई सामान्य तरीके से ऐसी कौन सी तनख्वाह किस संस्थान में मिलती है, कौन सा काम करके इतना पैसा अर्जित कर सकते हैं, हमें तो नहीं मालूम। तो इसको लेकर इन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि कुछ दिनों पहले आप जो 1100 रुपये बांटते हुए मिले थे, क्या वो इसी कमाई का जो है हिस्सा आप बांट रहे थे? तो ऐसा है तो आपके पास 10,000 रुपये भी आए थे आला कमान की ओर से।
उसमें से भी 9-9 हज़ार आप लोग डकार गए और ये संपत्ति भी आपके पास है। तो सीधे तौर पर ये इनका कहना है कि इनको ये पोस्टर बॉय हैं और इनको जो चुनाव आयोग है, केंद्र सरकार, उन्होंने शय दे रखी है, इसलिए वो इतनी बड़ी संपत्ति जो है उस पर एक तरह से होता है एलिफेंट इन द हाउस, एक टर्म होता है मानसी। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो सामने दिख रही है कि हो रही है, वो उसको दिखने के बावजूद भी हम आंख बंद करके, कान बंद करके अगर चुप होके बैठ जाएं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो एलिफेंट इन द हाउस दिख ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल एलिफेंट इन द हाउस वाला ही सीन है कि इतनी बड़ा अंतर आपको दिख रहा है संपत्ति में कि कहाँ 19 लाख और कहाँ अब 19 करोड़ रुपए में आ गया है। लेकिन इस पर ना तो चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है, ना तो केंद्र सरकार कुछ बोल रहा है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो उठ ही रहे हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी पर लगातार, आम आदमी पार्टी जो है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कई खुलासे कर रही है, कई रिपोर्ट भी पेश कर रही है, लेकिन उस पर अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और एक कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी लगातार घिरती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और धन बल पर इस चुनाव को खरीदने की वो कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने भी तो यही आरोप लगाया था कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, मालूम है यहां पे इनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो साम दाम दंड भेद करके येन केन प्रकारेण कहा जाता है कि किसी भी तरीके से दिल्ली चुनाव ना तो जीतने नहीं, हथियाने की कोशिश करेगी। और हथियाने के लिए उसके पास सबसे बड़ा टूल जो है मानसी, वो है धन बल, पैसा। तो उसके दम पर वो जीतने का काम करेगी। पहली चीज, सौरभ भारद्वाज ने आज जो बात कही उसका हम एक अंश दर्शकों को बताते हैं और उस पर भी आगे चर्चा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा प्रवेश वर्मा बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को पोस्टर बॉय माना जाता है देश भर में, अगर नरेंद्र मोदी पोस्टर बॉय हैं तो दिल्ली में रहकर आपने 2-2 बार प्रचार किया। आप 2015 में, 2020 में आपकी दाल गली ही नहीं, तो फिर आपका चेहरा तो चला ही नहीं, एक तरह से फेल हो गया। तो फिर काहे कि नरेंद्र मोदी पोस्टर बॉय, अब प्रवेश वर्मा को पोस्टर बॉय बताया जा रहा है। यानी जो जितना बड़ा कांड करेगा, जितने उल जलूल बयान देगा, उसको बीजेपी वाले अपना पोस्टर बॉय भी बनाएंगे और हॉट सीट से बड़े बड़े चेहरों के अगेंस्ट चुनाव के लिए भी उतारेंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं मानसी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा पर जिस तरह से पूरा चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारी आदि मेहरबान है, उससे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि संपत्ति में इतना इजाफा देखने को मिला, चुनाव आयोग के पास दोनों एफिडेविट्स होंगे। जब सबको पता है, हमको, आपको पता है, आम आदमी पार्टी को पता है, ये जानकारी सबसे पहले चुनाव आयोग में दाखिल की गई। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? कारण बताओ, नोटिस क्यों नहीं जारी किया प्रवेश वर्मा को कि आपकी संपत्ति में इतना इजाफा देखने को मिला है? किस माध्यम से आपने ये पैसे जुटाए हैं, ये बताइए। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथों में है, नहीं तो वो चाहते तो इस पर अगर आम आदमी पार्टी के हाथों में होती तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जांच बिठाती और प्रवेश वर्मा की संपत्ति में इतना बढ़ोतरी कैसे हो गई है इस पर तफ्तीश की जाती। आम आदमी पार्टी क्यों, मतलब चुनाव आयोग को इस पर जरूर सवाल उठाने चाहिए थे, जांच करनी चाहिए थी कि एकदम से इनकी संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ। जी बिल्कुल, सवाल तो यही उठता है ना मानसी कि जब ये चीजें आपके पास आई हैं तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को और दिल्ली पुलिस को कि अगर वो देख रही है तो उसको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई राजनीतिक दल उनके पास आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, अपील करेगा, एप्लीकेशन देगा, तब जाके ये लोग काम करेंगे। दिल्ली पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि इतना जो डिफरेंस दिख रहा है, चलिए पता करते हैं, प्रवेश वर्मा से पूछते हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति कैसे आई। लेकिन जैसा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगाते हैं कि ये सब तो बीजेपी के ही टूल्स हैं, बीजेपी की कठपुतलियां, उनके कहने पर ही चलेंगे, तो एक बीजेपी नेता के खिलाफ ये लोग कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी नौकरी भी बचा के रखनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे ये सब एक साथ मिले हुए हैं और इन्हीं की मेलजोल से ये जो संपत्ति है इसमें इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है चुनाव आयोग या फिर बीजेपी पर कि वो कहीं ना कहीं मिली भगत है उनकी, और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सामने आती है उस पर चुनाव आयोग अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो ये आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं वो अब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप एक साथ लड़े थे, लेकिन अब जो है दिल्ली चुनाव में आमने सामने लड़ रहे हैं और इस बीच कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए ताकि मैं जनता की अदालत में जो है बेगुनाह पेश हो जाऊं। लेकिन कांग्रेस का ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि आप भले ही चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप जो जनता के मुद्दे होंगे उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सरकारी दस्तावेज जो होंगे उस पर आप साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अभी पूरी तौर से बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं। यश, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल का वो कोट हमें याद करना होगा जब उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं उसके चलते मैं किसी भी सरकारी दस्तावेज में साइन करने के लिए, दस्तखत करने के लिए अभी एक तरह से मुझे
अनुमति नहीं है कोर्ट की ओर से। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि दिल्ली के लोगों का काम रुके, तो इसलिए मैं अपनी जगह पर आतिशी को सीएम की कुर्सी दे रहा हूं, ताकि जो दिल्ली वासियों का काम है वो अपने सिग्नेचर से आतिशी आगे बढ़ाती रहें, ताकि दिल्ली वासियों का कोई काम मेरी वजह से ना रुके। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही थी मानसी, और उसको ही जोड़कर यहां पर कांग्रेस ने हमला किया है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मुझ पर शराब घोटाले के आरोप लगे, बीजेपी ने, ईडी ने अपनी मिलीभगत से मुझे अंदर करवाया, मुझ पर मेरे बाकी जो तमाम नेता हैं मेरी पार्टी के उनको भी अंदर करवाया। तो मैं जनता की अदालत में एक तरह से उतर रहा हूं इस चुनाव में, और जनता अगर वोट देकर मुझे जिताती है तो मैं ये मानूंगा कि जनता ने मुझे पाक साफ करार दे दिया है, मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, और तब जाकर मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। देखिए, ये फिल्मी डायलॉग के तौर पे ही बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि केजरीवाल कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर केजरीवाल को दोबारा दिल्ली की जनता जिता भी देती है और केजरीवाल ये ऐलान करते हैं अपने विजयी भाषण में कि मुझे जिता दिया आप लोगों ने, अब मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। जनता की अदालत कहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अभी तक वो कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, वो जमानत पर बाहर है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब जमानत पर बाहर है तो और सीएम एक बार फिर से बन जाते हैं अगर अरविंद केजरीवाल, फिर से वही मामला फंस जाएगा कि आप तो जमानत पे बाहर हैं, आपको कोर्ट से अनुमति नहीं है सरकारी दस्तावेजों में साइन करने की। तो केजरीवाल सीएम बन भी जाते हैं तो एक बार फिर से दिल्ली वालों का जो काम है, दिल्ली वालों की जो फाइलें हैं काम होने की, वो सब रुक जाएंगे, और दिल्ली का काम जो है, दिल्ली की जो प्रगति है वो रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो कांग्रेस है उसने अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि आप अपने चुनावी भाषणों में दिल्ली वासियों को भ्रम में डाल रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं एक तरह से आप लोगों की जो अदालत है उसमें बाइज्जत बरी होकर दोबारा जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर जो लांछन लगा है, मुझ पर जो आरोप लगा है, उसकी वजह से मैं सीएम की कुर्सी पे बैठना भी डिजर्व नहीं करता, तो इसलिए आप लोग जिताएंगे तब बैठूंगा। तो ये दिल्ली वासियों को एक तरह से मोह लेने के लिए, तो भ्रम फैलाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस, हाँ जी, मोह लेने के लिए, बरगलाने के लिए, उनको अपने शब्दों से खेलने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। लफाजी है ये पूरी तरह से। इसको प्रैक्टिकल देखा जाए, कानून की नजरों से देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। केजरीवाल अगर जीतेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है दिल्ली का जो काम है वो रुक जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली वासी को ये जान लेना चाहिए, और यही बताने के लिए कांग्रेस जो है वो लगी हुई है दिल्ली वासियों को कि अरविंद केजरीवाल को अगर आप जिता भी देते हैं तो बोलने के लिए तो हो जाएगा कि वो बरी हो गए, लेकिन वो बरी नहीं हुए होंगे, वो उस समय भी जमानत पे ही बाहर होंगे, और पता नहीं कब उन्हें दोबारा जो है जाने का वहां पे अवसर मिल जाए एक बार फिर से तिहाड़ जेल में। क्योंकि ईडी ने अभी हाल ही में, ईडी को अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय से कि आप इस केस को दोबारा चलाइए, तो क्या पता कब गाज गिर जाए फिर से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बाकी जो शीर्ष नेता हैं उन पर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस जो है लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये हमला बोला है कि अगर अरविंद केजरीवाल बन भी जाते हैं सीएम, जैसा कि यश ने बताया कि ईडी की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं उन पर करने के लिए, तो आने वाले समय में अगर सीएम अरविंद केजरीवाल बन भी जाते हैं तो दिल्ली की जनता का जो काम होगा, जो फाइलें होंगी, वो अधर में लटक सकती हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है दिल्ली चुनाव को लेकर इस बार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कई गारंटियां हैं जो ऑलरेडी वो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में वो दिल्ली चुनाव के लिए इस बार के लिए कई गारंटियों को और भी ऐलान कर रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और सफाई कर्मियों को आवाज दिलाने की मांग की है। यश, क्या है ये पूरा मामला, एक बार हमारे दर्शकों का बताइए। अरविंद केजरीवाल ने मानसी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने अपने जो चुनावी वादे किए उसमें आप लोगों ने एक बात कही है, और इसका जिक्र हमने पिछले लाइव में किया था मानसी, कि मोदी जी ने यह कहा है, बीजेपी फॉर इंडिया का जो हैंडल है, जो दिल्ली बीजेपी का हैंडल, उसमें से यह कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं पहले से हैं वो जारी रहेंगी। तो यानी अरविंद केजरीवाल का कहना था कि कौन सी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में जारी हैं जरा बताएं, क्योंकि हमारी सरकार है तो हमारी योजनाएं जारी हैं तो वही लागू रहेंगी। तो इन्होंने एक मांग कर दी है चिट्ठी लिखकर, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो जमीन है उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार हमें जमीन मुहैया कराए। जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उनको अपना घर तलाश करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो कहाँ जाएं, किस घर में रहें, क्योंकि उसके बाद उनके पास कमाई का कोई जरिया रहता नहीं है, पेंशन बहुत कम मिलती है, तो वो किराया देंगे तो बाकी का खर्चा कैसे चलेगा। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जब ये लोग काम पे हैं, इस समय नौकरी कर रहे हैं, तो इनको जो केंद्र सरकार वो ज़मीन मुहैया कराए और हम इनको यहाँ सरकारी आवास बना के देंगे सफाई कर्मचारियों को, और उसकी जो किस्त है वो इनकी सैलरी से ही थोड़ी थोड़ी कट जाएगी, और जब तक ये रिटायर होंगे तब तक पूरा पैसा पट चुका होगा। तो उसके बाद सफाई कर्मचारियों को जब तक वो रिटायर होंगे एक अपना घर उनके पास होगा और उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। और अगर ये काम होता है तो हम आगे और भी जो सरकारी कर्मचारी हैं जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनके लिए भी यही काम करेंगे। तो अब देखना होगा कि इस पर जो है नरेंद्र मोदी की जो सरकार है जो चिट्ठी लिखी है, हालांकि किसी भी चिट्ठी का जवाब आता नहीं है, और उधर से
अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है मानसी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा यश, ये भी बात करना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल वैसे तो कई जन योजना मतलब जो है दिल्ली में लेकर आ ही रहे हैं और चल भी रही हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल कई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है कि उनको लग रहा है कि वो हार रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि चुनौती ज्यादा है, इस वजह से ये ऐलान किए जा रहे हैं? देखिए, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पिछली 2 बार की तुलना में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत दौरा लगा रहे हैं वो नई दिल्ली सीट का। इसके पीछे कारण क्या है? अगर उनको अपनी जीत सुनिश्चित लग रही थी तो फिर आप इतना दौरा क्यों लगा रहे हैं नई दिल्ली का? अगर आपको मालूम ही है कि जनता की नज़र में आप बेगुनाह हैं और आप पे कोई शराब घोटाले का आरोप नहीं लगा है और 2 बार आपने यानी 10 साल से आपने सरकार चलाई है, तो एक तरह से आपको अपनी जीत सामने नजर आनी चाहिए कि इस बार भी आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं और 60 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, तो आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज कोई ना कोई आरोप, रोज कोई ना कोई वादा, रोज कोई ना कोई दावा, और इसके साथ ही साथ आप देखिए इतनी सारी योजनाएं हर वर्ग के लिए, चाहे वो स्टूडेंट से हो रिलेटेड हो, किराएदार हो, बुजुर्गों की बात हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, सबके लिए तमाम योजनाएं कि हम जीत गए तो हम ये लेके आएंगे। और दिल्ली की जो सीट है उनकी, उस पर बार बार दौरा करना, ये कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि इस बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि जो इनका जो स्ट्राइक रेट जारी था वो अब बरकरार नहीं रहने वाला, और कहीं ना कहीं हो सकता है भले आम आदमी पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ आ गई, जो भी हो सकता है वो तो नतीजे ही बताएंगे 8 फरवरी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं मेरे हाथ से खिसकती हुई दिख रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है इतना दौरा कर रहे हैं मानसी। यानी कि वो इसी वजह से अपनी योजनाओं का पिटारा लगातार खोलते ही जा रहे हैं और कई योजनाएं बार बार लेकर आते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो, क्योंकि अगर आपको अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है तो आप अपने बताइए हमने ये काम किया, ये किस दम पर चुनाव लड़ रहे हैं आप नोटिस कीजिए। एक होता है कि हमने ये किया वो किया, पिछले 10 सालों में आपका भला किया, छात्रों के लिए ये किया, फलाना किया, जो भी किया, हर एक वर्ग के लिए आप गिना दें कि आपने क्या क्या किया, और उसके दम पर आप कहें कि देखिए हमने पिछले सालों में ये किया है, अब आप हमें वोट दें। अगर किया होता तो इतने हाथ पर मारने की जरूरत ही क्यों पड़ती। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने आज तमाम जानकारी दी हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं का पिटारा लगातार खुलता ही जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब आप पर हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार कई खुलासे कर रही है और लगातार बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन सा मामला दिल्ली की सियासत में गर्माता है। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात